Radhe Radhe, and I am back with my new video. And in this video, we will discuss the second part of our previous topic, that is the testing of hypothesis. So, in the previous video, we discussed that what is a hypothesis, null and alternative hypothesis. And in this video, we are going to discuss that how to test a hypothesis. So, here we will discuss the test of significance, p-value, what is p-value and its interpretation, and what are parametric and non-parametric tests and how to use this. Okay, so let's start the video. So test of significance, the very first topic we are taking in this video is the test of significance. So test of significance basically क्या है, एक ऐसा प्रोसीजर जिससे हम अपने नल हाइपोथेसिस को चेक कर सकें, जिससे हम अपने जो भी हमने स्टेटमेंट बनाई है, हमने आपको बताया था कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि सैंपल के बेसिस पे अगर हम पॉपुलेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है, वो हमारा हाइपोथेसिस होगा। तो इसी हाइपोथेसिस को अगर हम टेस्ट करना चाहें कि जो हमने स्टेटमेंट अजम्पशन बनाई है वो ट्रू भी है कि गलत है, तो उसको चेक करने के लिए हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं। मतलब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, एक ऐसा प्रोसीजर होगा जिससे हम अपने हाइपोथेसिस को चेक कर सकें कि कितना सही है, उसमें कितनी ट्रुथ है, कितना फॉल्सहुड है, तो ये हम उसको चेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सेकेंड चीज़ आ जाती है कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी होगा हमारे पास, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी की मेजर्स में आएगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देगा वो हमें, एक ऐसी नंबर देगा, एक ऐसे प्रोबेबिलिटी देगा जो हमें चांस के बारे में बताएगा कि कितने चांसेस हैं उस हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने के या फिर उसके एक्सेप्ट होने के। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलेगी एक, ठीक है। तो हमें चांसेस पता चलेंगे कि कितने चांसेस हैं हमारे हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट होने के, ठीक है। और जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, जो हमारा हाइपोथेसिस होगा वो हमारा किसके बेसिस पे होगा, वो हमारा पैरामीट्रिक वैल्यूज़ के बेसिस पे होगा। पैरामीट्रिक वैल्यूज़ मतलब जो हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं, जो हमारे पॉपुलेशन को डिफाइन करती हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो हमारी पॉपुलेशन को डिफाइन करें उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। जो हमारी पॉपुलेशन के बारे में हमें कुछ अंदाज़ा देती हैं कि हमारा पॉपुलेशन की वैल्यूज़ इस टाइप से हो सकती हैं, तो वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो। तो पैरामीटर्स के बेसिस पे हम उस स्टेटमेंट को बनाते हैं। सो वो पैरामीटर मीन भी हो सकता है, प्रोपोर्शन भी हो सकता है, तो म्यू और पी में से कुछ भी हो सकता है वो पैरामीटर्स, ठीक है। सो अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज अ फॉर्मल प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग ऑब्जर्व डाटा विद अ क्लेम। वो क्लेम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइपोथेसिस, जो हमारी स्टेटमेंट होगी। द ट्रुथ ऑफ विच इज बीइंग असेस्ड, जिसका ट्रुथ के बारे में हमें जानना है, जिसके ट्रुथ के बारे में हमें सर्चिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है, ठीक है। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा, एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ से हमें अपने हाइपोथेसिस की ट्रूथनेस के बारे में पता चलेगा कि कितना सच है और कितना एक्सेप्ट करने लायक है या फिर नहीं है। सो द क्लेम या फिर द हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट अबाउट अ पैरामीटर। पैरामीटर क्या, जो कि हमारा पॉपुलेशन को डिफाइन करेगा, लाइक द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को हम पी से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो पी और म्यू से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट हमारी हो सकती है, ठीक है। सो ये हो गए हमारे पैरामीटर्स। द रिजल्ट ऑफ टेस्ट सिग्निफिकेंस टेस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। जो हमारा सिग्निफिकेंस का रिजल्ट होगा, जो हमारी टेस्टिंग का रिजल्ट होगा, वो हमारा क्या देगा, एक हमें एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू देगा। वैल्यू एक ऐसी जिससे हमें प्रोबेबिलिटी चांसेस के बारे में पता चलेगा कि कितना हम उस हाइपोथेसिस को, कितने चांसेस हैं उसके एक्सेप्ट होने के या फिर उसके रिजेक्ट होने के। सो रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट मेजर्स हाउ वेल द डाटा एंड द क्लेम एग्री। कितना उसमें मतलब कितने चांसेस हैं उसको एग्री करने के, उसको एक्सेप्ट करने के। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हम सैम्पलिंग थ्योरी में लेकर चलते हैं तो सैम्पलिंग थ्योरी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि हमें ये डिसाइड करने पे हेल्प करता है, जो जिसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारी डेविएशन आई है, जो हमारे डिफरेंसेस आए हैं
जो हमने सैम्पल स्टेटिस्टिक ऑब्जर्व किया और उसके हाइपोथेटिकल पैरामीटर वैल्यू के बारे में। सैम्पल स्टेटिस्टिक और हाइपोथेटिकल पैरामीट्रिक वैल्यू के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं हमारे, वो सिग्निफिकेंट हैं या फिर बाय चांस आए हैं, या फिर सिग्निफिकेंट हैं या बाय चांस आए हैं। ठीक है, या तो हमारा सैम्पल स्टेटिस्टिक और पैरामीट्रिक वैल्यू के बारे में बताएगा, या फिर हमें ये बताएगा कि ये जो डिफरेंसेस आए हैं दो इंडिपेंडेंट स्टेटिस्टिक, अगर हम चेकिंग कर रहे हैं इंडिपेंडेंट स्टेटिस्टिक्स की, तो दो इंडिपेंडेंट स्टेटिस्टिक्स में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, और या फिर वो ड्यू टू चांस आया है, या फिर उसमें कुछ, ठीक है, सिग्निफिकेंटली है या ड्यू टू चांस आया है। तो ये चीज़ हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बताएगा। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी इज द स्टडी ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस विच enables us to decide on the basis of sample results। सैम्पल रिजल्ट्स के बेस पे हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है if the deviation between the observed sample statistic and the hypothetical parameter value। सेकेंड चीज़ क्या डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि द डेविएशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैम्पल स्टेटिस्टिक्स इज सिग्निफिकेंट और माइट बी एट्रीब्यूटेड टू चांस और फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। सिग्निफिकेंट आया है वो, या फिर बाय चांस आया है, या फिर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग की वजह से आया है, मतलब सैम्पलिंग में थोड़ा मिस्टेक होने की वजह से आया है, या फिर हमारा बाय चांस वो आ गया है, अकर किया है, या फिर हमने सिग्निफिकेंट है वो। ठीक है, सो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की थोड़ी थ्योरी थी। नेक्स्ट आ जाता है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा होता है नल हाइपोथेसिस, जो कि हमने बताया था कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। एक ऐसा हाइपोथेसिस जो हमें नो डिफरेंस को के बारे में बताता है कि जिसकी भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें नो डिफरेंस है। दो प्रोडक्ट्स अगर हमने लिए हैं, दो हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था एक ड्रग का एग्जांपल लेकर कि अगर हम स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं तो ए और बी ड्रग में से कौन सा ड्रग बेटर है। तो हमने उसमें क्या कहा था कि नल हाइपोथेसिस जो है वो ऐसा हाइपोथेसिस होगा जो दोनों ड्रग्स की इक्वालिटी को दिखाएगा, जो उनको अनबायस्ड होके उसको इक्वालिटी के बारे में बताएगा कि दोनों ड्रग्स जो हैं वो इक्वल स्लीपिंग आवर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमारा नो डिफरेंस को डिफाइन करती है। ठीक है, सो नो डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास न्यूट्रल बिहेवियर होना ज़रूरी है। ठीक है, न्यूट्रल बिहेवियर होना पड़ेगा। स्टैटिस्टिशियन कोई भी जो भी डिसीजन मेकर है उसको न्यूट्रल बिहेवियर रखना है, उसको अपने प्रॉफिट लॉस से साइड पे रख के हमें नल हाइपोथेसिस को सेटअप करना होता है। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नल हाइपोथेसिस बनाएगा, बेसिक उसका नल हाइपोथेसिस बनता है। सो नल हाइपोथेसिस को ही हम आगे टेस्टिंग करते हैं। तो सिग्निफिकेंस टेस्ट स्टार्ट्स विद अ केयरफुल स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स बीइंग कंपेयर्ड, जिसको हमें कंपेयर करना है, जो भी हमारा टेस्टिंग जिस पे भी हमें करनी है उसको स्टेटमेंट देते हैं हम कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉमोडिटीज प्रोडक्ट्स, या फिर जिसकी भी हमें टेस्टिंग करनी है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। सो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस स्टार्ट ही किससे होगा, नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट होगा। द क्लेम टेस्टेड बाय अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, मतलब जो हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में जिसको ऊपर टेस्ट अप्लाई करना है वो कौन सा हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस के ऊपर। टेस्टिंग हमें नल हाइपोथेसिस की करनी होती है, ऑल्टरनेटिव की कभी टेस्टिंग हम नहीं करते। अगर नल हाइपोथेसिस अपने आप रिजेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, सो नल हाइपोथेसिस एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसको हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा एविडेंस मिले, उसके अगेंस्ट एक ऐसा एविडेंस मिले जो हमें उसको रिजेक्ट करने पे मजबूर कर दे। ठीक है, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखिए अगर हम दो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, अगर हमने दो स्लीपिंग पिल्स भी एग्जांपल लिया था स्लीपिंग पिल्स का, लेकिन अगर हम उसको दो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ए और बी टाइप की पिल्स लिया हमने स्लीपिंग पिल्स, तो वहाँ पे हमें पता है कि दोनों के दोनों सेम बिहेवियर तो नहीं देंगी, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही, तभी वो अलग अलग कंपनीज ने अपना क्लेम किया है कि हम बेटर हैं, हम बेटर हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई डिफरेंस तो दोनों में होगा ही, सारी चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं।
ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स इक्वल बिहेवियर नहीं देते हैं, कोई ना कोई डिफरेंस तो उसमें होता ही है। सो उसी डिफरेंस को हम चेक करने के लिए नल हाइपोथेसिस को उठाते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा किसी ना किसी तरीके से फॉल्स हो जाए, क्योंकि नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स होगा तो हमें ऑल्टरनेटिव पे जाने का मौका मिल जाएगा, ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं हम कि हमारा ए ड्रग बेटर रहा कि बी ड्रग बेटर रहा। तो हमारा टेस्टिंग जो है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस पे होती है, और नल हाइपोथेसिस का हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें, हमें उसके अगेंस्ट एक एविडेंस मिल सके। ठीक है, सो द क्लेम टेस्टेड बाय अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस H0. द टेस्ट इज डिजाइंड टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब वही बात होगी कि हमें एक ऐसा एविडेंस मिल जाए नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट, हम ऐसा एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारा नल जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाए। ऑफन द नल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस। हमने बताया था कि नल हाइपोथेसिस में हम लेके क्या चलते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब दो प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ही। ठीक है, तो जब कोई डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक एविडेंस, अब एक भी एविडेंस अगर हमें उसके अगेंस्ट मिल जाता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो द क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन that evidence is being sought for is the alternative hypothesis। और जिसके अगेंस्ट हम एविडेंस क्यों ढूंढ रहे हैं, ताकि हमारा ऑल्टरनेटिव के लिए हम एविडेंस ढूंढते हैं कि ऑल्टरनेटिव जो है हमारा एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, नल के अगेंस्ट हम एविडेंस ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं, ताकि हमारा ऑल्टरनेटिव जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। The alternative is one-sided if it states that the parameter is larger or smaller than the null hypothesis value। ये हमने किया था कि वन साइडेड और टू साइडेड क्या होता है। वन साइडेड में क्या हो जाता है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर देन और सिंपली लेस देन का साइन दे रहा है, मतलब अगर हमारा ए ड्रग बेटर निकल रहा है बी से तो हम ए ग्रेटर देन बी लिखते हैं, तो वो हमारा सिंगल टेल टेस्ट हो गया। ठीक है, ए लेस देन बी निकल रहा है तो ए जो है वो बी से लेस है, तो वहाँ पे भी हमारा सिंगल टेल टेस्ट हो गया। तो वहाँ पे अगर हमें ये चीज़ पता चल रही है कि एक कॉमोडिटी दूसरे से बेटर है, लार्जर है, स्मॉलर है, तो हम वहाँ पे वन साइडेड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि दोनों में से कौन सी बेटर हो सकती है, तो वहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। अब वो बेटर भी हो सकती है और इन्फीरियर भी हो सकती है, तो वहाँ पे हम सिंपली ए नॉट इक्वल टू बी करते हैं कि अगर हमें कोई वहाँ पे अंदाज़ा नहीं है कि ए और बी में से कौन सी बेटर होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम ए नॉट इक्वल टू बी करते हैं। तो वहाँ पे उस केस में हमारा टू साइडेड हो जाता है। सो इफ इट इज टू साइडेड इफ इट स्टेट्स द पैरामीटर इज डिफरेंट फ्रॉम द नल वैल्यू। नल वैल्यू से अगर डिफरेंट है मतलब नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू में लार्जर भी आ सकता है, स्मॉलर भी आ सकता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू साइडेड टेस्ट। ओके, ये नल हाइपोथेसिस था। सेकेंड स्टेप आता है हमारे पास कि हम ऑल्टरनेटिव सेटअप करते हैं। द अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस कॉल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये हमने किया था कि ऑल्टरनेटिव कब यूज़ करना है, जब हमारा नल हाइपोथेसिस सेटअप हो जाता है, फिर हम ऑल्टरनेटिव सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन तभी मीनिंगफुल होगी जब हम उसको किसी के अगेंस्ट चेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगेंस्ट वाला अराइवल हाइपोथेसिस क्या होगा, हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम कुछ भी ले सकते हैं, या तो ए ग्रेटर देन बी, या फिर ए लेस देन बी, या फिर ए नॉट इक्वल टू बी। वो हमारे वन साइडेड और टू साइडेड जैसे हमने पढ़ा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसा स्टेटमेंट होगा, क्या होगा, जिसको हम ट्राई करते हैं कि ट्रू प्रूव करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा नल जो है वो ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, कई केसेस में क्या होता है, हर केस में ऐसा होता है कि दो कमोडिटीज़ कभी इक्वल रिजल्ट नहीं दे पाती हैं। ठीक है, तो जब दो कमोडिटीज़ इक्वल रिजल्ट नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नल को हमने क्या करना है, फॉल्स प्रूव करना है। अब नल को फॉल्स प्रूव करने का मतलब क्या है कि हम ऑल्टरनेटिव को ट्रू प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम ऑल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको क्या ऐसा ट्राई करते हैं हम कि वो ट्रू प्रूव हो जाए। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज अ क्लेम दैट रिसर्चर्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव इट इज़ ट्रू। उसको ट्रू प्रूव करने की हम ट्राई करते हैं कि हमारा ऑल्टरनेटिव जो है वो ट्रू हो जाए। However, they prove it is true by proving that the null hypothesis is false। प्रूव कैसे करेंगे, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाएगा, तो टेस्टिंग हमेशा किस पे करनी है, हमको नल हाइपोथेसिस पे करनी है।
सो नल हाइपोथेसिस जैसे ही फॉल्स निकल के आएगा तो वहाँ पे हमारा उसको अल्टरनेटिव को हम ट्रू कह सकते हैं, अल्टरनेटिव को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स देन इट्स अपोजिट, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मस्ट बी ट्रू। नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्टरनेटिव हमेशा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस फॉल्स होने का मतलब क्या है कि अपोजिट वाला ट्रू हो जाएगा। सो नोटेशन दैट इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, H1 से हम अल्टरनेटिव को डिनोट करते हैं। सो H1 को हम सेकेंड स्टेप में H1 को सेटअप करते हैं कि H1 हमारा कैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हम टेस्टिंग करते ही क्यों हैं, ठीक है। हम टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, वाई टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज यूज्ड, क्यों हम टेस्ट करते हैं। किसी भी टेस्ट को कंडक्ट करने का मतलब क्या है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है उसको चेकिंग करना कि हमने जो हाइपोथेसिस, हमने जो स्टेटमेंट बनाई है वो ट्रू भी है कि नहीं। तो हम हाइपोथेसिस को जब भी चेक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करते हैं। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इसलिए हमें यूज़ करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें उसको हाइपोथेसिस को चेकअप करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसा हमें इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिल जाए कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो वहाँ पे हम ऑल्टरनेटिव को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम फाइंड क्या करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में, एक ऐसा एविडेंस जो हमारे नल को रिजेक्ट कर सके, एक ऐसा एविडेंस ढूंढते हैं हम जो नल को रिजेक्ट करवा सके और ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करवा सके, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं मिल पाता, बाय चांस हमें कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिल पाता कि हमारा नल जो है वो रिजेक्ट हो रहा हो, तो वहाँ पे हम फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस हो जाता है। वहाँ पे हम नल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा एविडेंस ही नहीं मिला जो हमारे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाए। तो वहाँ पे जब हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल पाता तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो व्हेन conducting a test of significance, the goal is to provide evidence to reject the null hypothesis। हमारा मेन एम क्या होता है, हमें रिजेक्ट करना होता है नल हाइपोथेसिस को। मेन एम हमारा यही है कि नल हाइपोथेसिस को हमारा रिजेक्ट हो सके, कोई एविडेंस हमें ऐसा मिले जो हमारे नल को रिजेक्ट कर सके। इफ द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग इनफ to reject the null hypothesis then alternative hypothesis can automatically be accepted। अगर हमारा एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे हमारा ऑल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है। हर इफ़ द एविडेंस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, अगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता एविडेंस, हमारे पास इतना एविडेंस हमें नहीं मिल पाया कि हम नल को रिजेक्ट कर सकें, तो वहाँ पे रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिसर्चर्स फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। वहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है। तो ये था हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, हम क्यों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक। क्या होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक? एक ऐसा वेरिएबल जिसकी हेल्प से हम अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अपने नल हाइपोथेसिस को चेकअप करते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये हमको स्टैटिस्टिक बनाना होता है एक ऐसा जिससे हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्शन कर सकें, ठीक है। सो स्टैंडर्डाइज वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्टैटिस्टिक टी अगर हमारा कोई भी स्टैटिस्टिक है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड स्टैटिस्टिक बनेगा हमारे पास टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। और ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। तो ये हमारा एक जेड स्टैटिस्टिक बनाता है हमारा, जिसको हमें टेस्टिंग करनी होती है। और ये क्या होगा, एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, जैसे जैसे हमारा स्मॉल एन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वैसे वैसे हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को फॉलो करेगा। द वैल्यू ऑफ जेड गिवन अबव अंडर द नल हाइपोथेसिस इज नोन एज टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसको हम नल हाइपोथेसिस के अंडर टेस्ट करते हैं और इसको बोलते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। सो वी नाउ समराइज बिलो द वेरियस स्टेप्स इन टेस्टिंग ऑफ अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, इन स्टेप्स में ही हम अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को कंडक्ट करने के लिए ये 5 स्टेप्स सबसे ज़रूरी स्टेप्स होते हैं, इनके बिना हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं कर सकते।
सो सबसे पहला स्टेप है हमारा नल हाइपोथेसिस। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले किसी भी टेस्टिंग के लिए बेसिक क्या होता है हमारा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमें एक लेवल देता है कि हमारा यहाँ से टेस्टिंग स्टार्ट होनी है, इस नल हाइपोथेसिस को हमें चेक करना है। तो सेटअप द नल हाइपोथेसिस H0। किसी को भी हमें चेक करना है तो सबसे पहले हमें नल हाइपोथेसिस को सेटअप करना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस हमें क्या बताएगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू कमोडिटीज, टू प्रोडक्ट्स और वट एवर यू वांट टू टेस्ट। सो सेकेंड आ जाता है हमारे पास राइवल हाइपोथेसिस विच इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग किसके अगेंस्ट करनी है हमको? ऑल्टरनेटिव के है, ऑल्टरनेटिव के अगेंस्ट हमें टेस्टिंग करनी है इसकी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें क्या बताएगा? Alternative hypothesis. Set up the alternative hypothesis H1. This will enable us to decide whether we have to use the single tail or two tail test. अगर हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें क्या बताएगा कि सिंगल टेल टेस्ट यूज़ करना चाहिए कि टू टेल टेस्ट यूज़ करना चाहिए। सिंगल टेल, अगर हम ऑल्टरनेटिव जो है वो सिंगल टेल बना रहे हैं, मतलब सिंपली हम A ग्रेटर दैन B या फिर A लेस दैन B बता रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सिंगल टेल टेस्ट यूज़ करना है। अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस A नॉट इक्वल टू बता रहे हैं, A नॉट इक्वल टू B, मतलब वहाँ पे A ग्रेटर दैन भी हो सकता है, लेस दैन भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमें टू टेल टेस्ट अप्लाई करना होगा। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमें चेक करना होता है कि हमें वन टेल या फिर टू टेल की तरफ जाना है कि वन टेल की तरफ जाना है। ठीक है। थर्ड स्टेप आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? एक ऐसा लेवल, एक ऐसी वैल्यू जो हमें क्रिटिकल रीजन की तरफ ले जाता है। ये हमने किया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? अल्फा से डिनोट करते हैं इसको। अल्फा की ऐसी वैल्यू जो हमें क्रिटिकल रीजन को और हमारे एक्सेप्टेंस रीजन को अलग कर सके, वो हमारा अल्फा होता है, जो हमारे क्रिटिकल रीजन को बताती है Z अल्फा, है ना। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? जो हमारे क्रिटिकल रीजन को बताए कि हमारा क्रिटिकल रीजन किस वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। ये हम सबसे पहले चूज़ करते हैं जब भी हमारा टेस्टिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें इसको फिक्स करना होता है, इसको चूज़ करना होता है कि कितना लेवल हम ले सकते हैं। ठीक है। आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक तरह से क्या होता है कि टाइप 1 एरर भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट वीडियो में हमने किया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, टाइप 1 एरर को भी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। टाइप 1 एरर मीन्स हमारा अल्फा एक्सेप्ट H0 व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से डिनोट करते हैं और इसको पहले से फिक्स करना होता है कि इतना हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम इतना रखते हैं कि जितना हम अपने एरर को बियर कर सकें, जितना हम अपने एक्सपेरिमेंट में जितना एरर हम बियर कर सकें, उतना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम फिक्स करते हैं। ठीक है। सो चूज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिपेंडिंग ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स एंड परमिसिबल रिस्क, मतलब जितना रिस्क हम अलाउ कर सकें अपने एक्सपेरिमेंट में, सिर्फ उतना ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम उसको फिक्स करते हैं। सो दिस इज टू बी डिसाइडेड बिफोर द सैम्पल इज ड्रॉन, दैट इज अल्फा इज फिक्सड इन एडवांस। अल्फा को फिक्स करना होता है हमें 1%, 5%, 10%, ये लेवल्स होते हैं हमारे पास। तो इनमें से कोई भी हम लेवल ले सकते हैं और हमें उतना लेवल रखना है कि जितना हम रिस्क अपना बियर कर सकें, जितनी हम एरर बियर कर सकते हैं, तो उतना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें रखना होता है, सेटअप करना होता है। फोर्थ स्टेप आ जाता है जो हमने अभी टेस्ट स्टैटिस्टिक पढ़ा। टेस्ट स्टैटिस्टिक को कंप्यूट करना होता है। कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू क्या होगी? Z इज इक्वल टू T माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T अपॉन में स्टैंडर्ड एरर ऑफ T। तो ये हम लेके चलेंगे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस के अंडर इसको टेस्ट करेंगे कि टेस्टिंग हमारी कैसी आई है। कॉन्क्लूजन निकालते हैं फिफ्थ स्टेप में। कॉन्क्लूजन कैसे निकलेगा हमारा? वी कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ T एंड द कंप्यूटेड वैल्यू एंड द टैबुलेटेड वैल्यू। ठीक है। तो जो हमने यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमारी वैल्यू कैलकुलेट की है, कैलकुलेटेड वैल्यू या जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू आई है, इसको हम चेक करेंगे टैबुलेटेड वैल्यू से। टेबल में Z की वैल्यू, Z टेबल होता है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम वैल्यू
टैबुलेटेड वैल्यू को और कंप्यूटेड वैल्यू को चेक करते हैं। तो कंपेयर करके वहाँ से हमारे पास जो भी हमारे स्टेप 4 में वैल्यू आई है उसको और टैबुलेटेड वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन करके फिर अपना चेकअप करते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए कि रिजेक्ट होना चाहिए। सो वी कंपेयर द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ z इन स्टेप 4 विद द सिग्निफिकेंट वैल्यू। सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन सी होगी? जो हमारी टैबुलेटेड वैल्यू होगी z अल्फा की एट अ गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। जो भी हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा उस लेवल पे हम उसको चेकअप करेंगे और कंक्लूजन कैसे निकालेंगे कि z अल्फा अगर इफ मोड z इज लेस देन z अल्फा। मोड z मीन्स जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की आपकी वैल्यू आई है, दैट इज इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज लेस देन z अल्फा। z अल्फा मीन्स जो आपकी टैबुलेटेड वैल्यू है। वी से इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। बाय दिस वी मीन that the difference t minus expected value of t is just due to fluctuation of sampling and the sample data do not provide any evidence against the null hypothesis which may therefore be accepted. So अगर हमारी मोड z इन द सेंस जो हमारी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू आई है उसका मॉड्यूलस वैल्यू मतलब क्या होगा? जैसे आपकी सपोज -2.5 आ गई वैल्यू या -0 पॉइंट समथिंग माइनस में आ गई अगर आपकी वैल्यू, तो हम उसका मॉड्यूलस वैल्यू लेंगे। मॉड्यूलस वैल्यू क्या देगा? जो नेगेटिव वैल्यू उसको भी पॉजिटिव बना के आपको बाहर देगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस वैल्यू अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, अगर z की नेगेटिव वैल्यू आती है तो मॉड्यूलस वैल्यू जो है वो आपको पॉजिटिव बना के देगा। सो अगर ये वैल्यू आपकी लेस देन z अल्फा है, मतलब अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टैबुलेटेड वैल्यू से स्मॉल आ रही है, टैबुलेटेड वैल्यू से लेस देन आ रही है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे हमें नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलता और हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमारा डिफरेंस आया है t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t, ये जो हमारा डिफरेंस आया है ये जस्ट ड्यू टू सैम्पलिंग आया है। ठीक है, ये सिर्फ बाय चांस आ गया है, तो इसलिए हम वहाँ पे उसको हमें उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिल पाता, तो हम नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट करते हैं। सो ये ध्यान रखना, मोड z इफ मोड z इज लेस देन z अल्फा, सो वहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड देयर। सेकेंड चीज़ आ जाती है, सेकेंड केस बनता है हमारा इफ मोड z इज ग्रेटर देन z अल्फा। मोड z अगर हमारे पास कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टेटिस्टिक इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट वैल्यू, z अल्फा से ग्रेटर आ रही है अगर हमारी वैल्यू, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जो हमारा डिफरेंस आया है वो सिग्निफिकेंट है, वो बाय चांस नहीं आया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास कोई रीज़न की वजह से आया है। तो वहाँ पे नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हमें एविडेंस मिल जाता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना चाहिए एट द गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो हमारे पास जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, अल्फ़ा जैसे यहाँ पे है तो अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को। सो ये 2 पॉइंट्स मेन थे हमारे कि हमें टेस्टिंग कैसे करनी है और एक्सेप्ट और रिजेक्ट कब करना है किसी हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो z अगर मोड z आपके पास लेस देन z अल्फा है तो वहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे। अगर मोड z आपके पास ग्रेटर देन z अल्फा है तो वहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे एट द गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं p वैल्यू पे। अभी हमने किया z लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट इज p वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। p वैल्यू क्या होगी? p स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू देगा p वैल्यू हमें जो है वो एक चांसेस बताएगा कि हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है हम उसमें कितनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ ले सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन द सेंस ग्रेटर दैन, लेस दैन, और मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ बिल्कुल या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू या फिर लेस दैन इक्वल टू, ये वाली वैल्यूज़ हम लेकर चलते हैं यहाँ पे। और हमें अगर हमारा नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, अगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस करेक्ट है, तो वहाँ पे हमें p वैल्यू क्या देगा? एक ऐसी वैल्यूज़ देगा जिससे हम लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन वाली वैल्यूज़ बता सकें कि इससे कम नहीं जाना चाहिए हमारी p वैल्यू और इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सो p वैल्यू जो है हम एक ऐसी वैल्यू हम एज एन ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए, अगर हम अपने एरर को रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? इट इज़ टाइप 1 एरर, सिंपली इट इज़ टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर को हम जितना रिड्यूस करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम
पी वैल्यू को एज एन अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं कि हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो जहाँ पे इतना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर रिड्यूस होगा तो वहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें। जहाँ ऐसी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकें तो वहाँ पे हम पी वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पी वैल्यू अगर हमारी पी वैल्यू जितनी स्मॉल होगी हमें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एविडेंस मिलेगा हमारा अल्टरनेटिव के फेवर में, मतलब अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करने के लिए। अल्टरनेटिव एक्सेप्ट करना इसका मतलब क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अल्टरनेटिव को हमें एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस किस पे डिपेंड करेगा, पी वैल्यू पे। पी वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना ज़्यादा हमें एविडेंस मिलेगा कि हमारा नल जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि पी वैल्यू हमारी स्मॉलर से स्मॉलर आए। ठीक है, द स्मॉलर द पी वैल्यू द मोर द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे पी वैल्यू बेसिकली क्या होगा इन स्टैटिस्टिक्स, पी value is the probability of obtaining results as extreme as the observed results of the statistical hypothesis test। मतलब वही चीज़ हो गया कि आपको लेस दैन इक्वल टू या फिर ग्रेटर दैन वाली वैल्यूज़ बताता है ये कितनी लेस दैन वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए और कितनी ग्रेटर दैन वैल्यूज़ होनी चाहिए, कि पी वैल्यू किससे लेस हो और किससे ग्रेटर हो ताकि हमारा जो है रिजल्ट जो है वो हाइपोथेसिस टेस्ट का नल हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट हो सके। अज्यूमिंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज करेक्ट, ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि नल हाइपोथेसिस अगर करेक्ट है तो पी वैल्यू जो होगा वो कितनी प्रोबेबिलिटी देगा, कितने चांसेस देगा कि हम हाइपोथेसिस टेस्ट को ऑब्जर्व करके उसको टेस्ट कर पाए। द पी वैल्यू इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू द रिजेक्शन पॉइंट्स to provide the smallest level of significance at which the null hypothesis would be rejected। मतलब p वैल्यू हमें एज एन ऑल्टरनेटिव भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, अपने कम से कम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करने के लिए, मतलब हमारे टाइप 1 एरर को रिड्यूस करने के लिए हम p वैल्यू को एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं एट विच द नल हाइपोथेसिस वुड बी रिजेक्टेड, जहाँ पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो। क्योंकि हमने ये कहा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगा, जब हमारी पी वैल्यू स्मॉल होगी। तो पी वैल्यू को हम स्मॉलर रख के अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अ स्मॉलर पी वैल्यू मीन्स दैट देयर इज स्ट्रॉन्गर एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पी वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उतना हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलेगा कि हमारा ऑल्टरनेटिव जो है वो ऑल्टरनेटिव के फेवर में जा सके, ऑल्टरनेटिव जो है वो एक्सेप्ट हो सके। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। द स्मॉलर द पी वैल्यू द स्ट्रॉन्गर द एविडेंस दैट यू शुड रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो पी वैल्यू स्मॉलर होने का मतलब क्या हो गया कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एविडेंस मिल जाएगा हमें रिजेक्ट करने का नल हाइपोथेसिस को। सो पी वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस क्या होगी इसकी, किससे लेस किससे ग्रेटर, हमने एक्सट्रीम वैल्यूज अभी ली थी, फर्स्ट लाइन में इसका लिखा था हमने एक्सट्रीम वैल्यूज है ना। तो एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी होंगी, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अ पी वैल्यू लेस देन 0.05 टिपिकली लेस देन इक्वल टू 0.05 इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होगी हमारी 0.05, मतलब 0.05 से लेस देन इक्वल टू या फिर 0.05 से ग्रेटर देन। सो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन वाली वैल्यूज लेकर चलेंगे कि अगर इससे लेस देन इक्वल टू आ जाता है हमारे पास पी वैल्यू, सो इट इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। हमें नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर एविडेंस मिलता है वहाँ पे, क्योंकि 0.05 का मतलब क्या हुआ कि 5%, और p क्या देगा हमें, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 5% है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि p इज़ लेस देन 5%। प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज़ की लेस देन 5% है तो वहाँ पे क्या मतलब हुआ कि नल जो है वो p वैल्यू जितनी लेस होगी वो हमें क्या बताएगा कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग है, नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट किया जाना चाहिए। तो p लेस देन 0.05 का मतलब क्या है कि वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो p वैल्यू लेस देन 0.05 का मतलब क्या है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिव को
एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और पी वैल्यू हायर देन 0.05, हायर देन 0.05 का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 0.05 इज नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द नल हाइपोथेसिस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 5% आ रही है। अब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5% का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमें नल हाइपोथेसिस करेक्ट मिल रहा है, नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, नल हाइपोथेसिस को फेवर में मिल रहा है, नल हाइपोथेसिस के फेवर में मिल रहा है। दिस मीन्स वी रिटेन द नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब इस केस में हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, क्योंकि नल हाइपोथेसिस के फेवर में हमें एविडेंस मिल रहा है। तो पी वैल्यू की ध्यान रखना, पी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 0.05 हो तो हमें ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है नल को। अगर पी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0.05 आ जाती है तो वहाँ पे हम रिजेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव को और एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को। सो ये था पी वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक, सो नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम ये पढ़ेंगे कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। एज द नेम सजेस्ट, पैरामीट्रिक टेस्ट ऐसे टेस्ट जहाँ पे हमारा पैरामीटर इंक्लूड हो रहा है, जहाँ पे हमें पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन के लिए पैरामीटर्स यूज़ करने पड़े। जिस टेस्ट में हमें पैरामीटर्स की हेल्प से पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ता है, पैरामीटर्स की हेल्प लेनी पड़े पॉपुलेशन को डिफाइन करने के लिए, वो टेस्ट क्या होंगे, पैरामीट्रिक टेस्ट। जहाँ पे हमें पैरामीटर्स को इंक्लूड करना पड़े, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो या कुछ भी हो, किसी भी टेस्ट में हमें पैरामीटर्स जहाँ पे इंक्लूड होते दिख जाएं वहाँ पे हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ होगा। और जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है पॉपुलेशन या फिर उसके पैरामीटर्स के बारे में, लेकिन हमें टेस्टिंग करनी है हाइपोथेसिस की, तो वहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। सो पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होगा, इफ़ द इंफॉर्मेशन about the population is completely known by means of its parameter, then the statistical test is called parametric test। मतलब पैरामीट्रिक टेस्ट एक ऐसे टेस्ट होंगे जहाँ पे हमें पैरामीटर्स की हेल्प लेनी पड़े किसी भी टेस्टिंग करने के लिए, कोई भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को अप्लाई करने के लिए पैरामीटर्स की जब हम हेल्प लेते हैं तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। पैरामीटर से पॉपुलेशन डिफाइन की जाए जब, तो वहाँ पे हमें पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, एफ टेस्ट यूज़ करते हैं, जेड टेस्ट करते हैं, अनोवा करते हैं, तो वहाँ पे हर केसेस में आपको पैरामीटर्स दिखेंगे, ठीक है। म्यू दिखेगा, सिग्मा दिखेगा, तो ये सारे अगर हमें पॉपुलेशन म्यू, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये अगर आपको कहीं दिखें तो वहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है। टी टेस्ट हमने क्लास में किया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने पॉपुलेशन मीन म्यू के बारे में किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन किया था, ठीक है। म्यू और सिग्मा यूज़ किया था वहाँ पे हमने, ठीक है। तो म्यू और सिग्मा क्या थे, पैरामीटर्स थे। सो पैरामीटर्स जहाँ पे यूज़ करें तो वो पैरामीट्रिक टेस्ट, और पैरामीटर्स जहाँ पे हम यूज़ नहीं करते किसी टेस्ट में तो वो टेस्ट होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन और इट्स पैरामीटर्स, जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन या फिर उसके पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम उसको यूज़ नहीं करते, बट स्टिल इट इज़ रिक्वायर्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ पॉपुलेशन और पैरामीटर्स हम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें टेस्टिंग पॉपुलेशन के लिए करनी है, क्योंकि पॉपुलेशन तो देखो हर जगह मिलेगी, ठीक है। पॉपुलेशन के पैरामीटर्स जब हम यूज़ ना करें किसी टेस्ट में, ठीक है, सैम्पल, क्योंकि सैम्पल स्टडी है, सैम्पल स्टडी में क्या करते हैं हम पॉपुलेशन से ही सैम्पल निकालते हैं, तो सैम्पल तो पैरामीट्रिक में भी निकलेगा, नॉन पैरामीट्रिक में भी निकलेगा। सो नॉन पैरामीट्रिक में हम उसको पॉपुलेशन से रिलेट नहीं करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक में हमें पैरामीटर्स यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो पैरामीटर जब हम बिना यूज़ किए उसकी टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जैसे कि एग्जांपल में मैन विटने यू टेस्ट, रैंक सम टेस्ट, क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, तो ये सब जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से हम यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। ये चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस दिखा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, दो टाइप के हाइपोथेसिस हमारे पास टेस्ट हम कर सकते हैं।
पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आ जाते हैं टी, जेड, एफ, एनोवा, ये सारे हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट हो जाते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक में मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुस्कुल वैलिस टेस्ट और रैंकसम टेस्ट, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो भी टेस्ट हैं इनमें से हम सारे करेंगे। टी टेस्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो टी टेस्ट में आपने देखा था कि हमने पैरामीटर्स को यूज़ किया था। तो पैरामीटर्स की जब भी बात हो किसी टेस्ट में तो वो पैरामीट्रिक टेस्ट, और अगर पैरामीटर्स के बिना कोई टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब यही डिफरेंस नहीं है पैरामीट्रिक में कि सिर्फ पैरामीटर दिखे तो वो पैरामीट्रिक, पैरामीटर ना दिखे तो वो नॉन पैरामीट्रिक, ये तो मेन डिफरेंस है। ठीक है, बाकी डिफरेंसेस इसमें क्या है कि पैरामीट्रिक टेस्ट में हमें इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली नोन। वहाँ पैरामीट्रिक टेस्ट में हमें पॉपुलेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से नोन होती है। ठीक है, जब भी हमने टी टेस्ट किया था तो वहाँ पे भी हमने नॉर्मल पॉपुलेशन बताई थी कि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है ना। तो वहाँ पे हमने पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से थी। ठीक है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक में ऐसा नहीं होता। नो इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द पॉपुलेशन इज अवेलेबल। कोई इन्फॉर्मेशन हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती वहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक में, तो इसको इसलिए हम इसको नॉन पैरामीट्रिक बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस आ जाता है स्पेसिफिक अजम्पशंस आर मेड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, टी टेस्ट में भी हमने अजम्पशंस लिखी थी, कुछ 4-5 अजम्पशंस थी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल पॉपुलेशन है। ठीक है, और भी कई सारी हमने वो लिखी थी, अजम्पशंस लिखी थी। तो वहाँ पे अजम्पशन अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इस काइंड की होगी। नॉन पैरामीट्रिक में हम ऐसा कुछ नहीं करते कि अजम्पशन लेके चलते हैं, कोई अजम्पशन नहीं लेके चलते पॉपुलेशन के बारे में। सो नो अजम्पशंस आर मेड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। नल हाइपोथेसिस इज मेड ऑन पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नल हाइपोथेसिस हमारा किसके बेस पे होता है? पैरामीटर्स के बेस पे होता है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में हम म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट करते हैं, है ना। म्यू इज ग्रेटर दैन म्यू नॉट, म्यू एक्स इज ग्रेटर दैन, मतलब जो हमारी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस होगा उसमें पैरामीटर्स इंक्लूड होंगे पैरामीट्रिक टेस्ट में। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स। नॉन पैरामीट्रिक में कोई पैरामीटर वहाँ पे नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ हम नॉन पैरामीटर मतलब पैरामीटर्स इंक्लूड लेके नहीं करेंगे, पैरामीटर्स उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स। अब क्योंकि ये फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स होते हैं इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहते हैं। नॉन पैरामीट्रिक को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे हमारे पॉपुलेशन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, हम उसमें पैरामीटर्स कोई यूज़ नहीं करते, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे होगा कि हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा था, तो वो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे होगा। नॉन पैरामीट्रिक में टेस्ट स्टैटिस्टिक इज आर्बिट्ररी। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है वो हम सिंपली बनाते हैं, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, पैरामीट्रिक टेस्ट आर एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरिएबल। पैरामीट्रिक टेस्ट हम सिंपली वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई, ये सारे वेरिएबल स्केल हैं जो हमारे, उसके बेसिस पे हम इसको यूज़ करते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल है पैरामीट्रिक टेस्ट। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट दोनों के लिए अप्लाई हो सकते हैं। वेरिएबल्स तो मीन्स हमारे पास कोई जिसको हम वेरी कर रहा है, जो ऐसा वेरिएबल जो वेरी कर रहा है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ऐसी वैल्यू जो वेरी करे। ठीक है, तो वेरिएबल्स के लिए तो होगा ही, एट्रीब्यूट्स के लिए भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो गया? जैसे कि किसी की क्वालिटीज़ होगी, इंटेलिजेंस हो गया, ऑनेस्टी होगी, अगर इस टाइप के क्वालिटीज़ आ रहे हैं तो इसके बेसिस पे अगर हम टेस्टिंग करना चाहें किसी की तो वहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये था नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक के बीच में डिफरेंसेस। और नेक्स्ट आता है नो पैरामीटर टेस्ट एग्जिस्ट फॉर नॉमिनल स्केल डाटा। नॉमिनल स्केल पे कोई पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं होता। नॉमिनल स्केल इन द सेंस कि एट्रीब्यूट्स हो गया या फिर हम कैटेगराइज कर दें किसी को। ठीक है, तो ये नॉमिनल स्केल के बेसिस पे कोई पैरामीट्रिक टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों के लिए
एग्जिस्ट करते हैं। नॉमिनल स्केल मीन्स एट्रीब्यूट्स वगैरह, क्वालिटीज़ हो गई आपकी, ठीक है। ऑर्डिनल्स में अगर हम ऑर्डर के हिसाब से कर रहे हैं, किसी चीज़ को रैंक दे रहे हैं, क्योंकि रैंक सम टेस्ट क्या है, एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो रैंक सम टेस्ट में हम क्या करते हैं, रैंक ही देते हैं। तो ऑर्डिनल टेस्ट हो गया, वो ऑर्डिनल डाटा हो गया। सो ऑर्डिनल डाटा के लिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट दोनों में अब ये आता है कि दोनों में से पावरफुल कौन सा है। पैरामीट्रिक टेस्ट हमेशा पावरफुल आएगा नॉन पैरामीट्रिक से, क्योंकि पैरामीटर में हम पॉपुलेशन के बारे में जानकारी पा रहे हैं, हमें पॉपुलेशन के बारे में जानकारी मिल रही है, तो वहाँ पे पैरामीट्रिक टेस्ट ही हमारा पावरफुल होता है। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज़ नॉट सो पावरफुल एज द पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो पावरफुल माना गया दोनों में से, कि जब भी हम अप्लाई करते हैं, हम यही सोच के अप्लाई करते हैं कि हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई हो सके। किसी चीज़ की हमें टेस्टिंग करनी है तो वहाँ पे हम पैरामीट्रिक लगाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मोर पावरफुल होता है दैन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो, और I will be back with my new video. Till then, stay home, stay safe, and Radhe Radhe.